और जो अगले प्रतिभागी हमसे जुड़ने वाले हैं वो है लाखन अंडा जी। अगर मैं लाखन अंडा जी की बात करूं, आप चंदौली उत्तर प्रदेश से हैं। स्वागत है लाखन जी आपका, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार। आप प्रॉपर चंदौली जिले से ही हैं? नहीं सर, वहाँ मैं ग्रुप डी में जॉब करता हूँ। मैं सवाई माधोपुर राजस्थान से हूँ। अच्छा, सवाई माधोपुर राजस्थान से। आप चंदौली में ग्रुप डी में जॉब करते हैं। तो हाँ। ये बताइए, चंदौली के बारे में तो सुना जाता है कि वहां पर बहुत ज्यादा नक्सल समस्या है, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं तो है। मुगल सराय स्टेशन पे हूँ मैं। आप मुगल सराय स्टेशन पर है। मुगल सराय का तो कुछ हाँ। नया नामकरण कर दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्या बात है, क्या बात है। आपका कॉन्फिडेंस देख कर लग रहा है कि जो तीनों प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा आप उसका जवाब निश्चित तौर पर सही दोगे। तो तैयार हैं आप इसके लिए? हाँ, तैयार हो सर। चलिए ऐसे जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मेरे सब्जेक्ट में नहीं है, वैसे ये कोशिश करूँगा। अरे बस वही कोशिश ही तो। करनी है ना। सबसे बड़ी चीज यही होती है कि आदमी कोशिश नहीं करता। जिस दिन कोशिश करना शुरू कर देता है तब तो हार होना संभव ही नहीं है। दिक्कत तब है जब हम कोशिश ही नहीं करते, है ना। क्योंकि कोशिश करूँगा सर। कहा भी गया है कि कौन कहता कि आसमान नहीं झुक सकता, जरा एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो, है ना। तो चलिए पहला प्रश्न लेता हूं मैं आपके लिए। ये 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? इंटरिम गवर्नमेंट। विकल्प आपके समक्ष है। पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा एस राधाकृष्णन, तीसरा सी राजगोपालाचारी, चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लाइफ लाइन लेंगे सर। आप लाइफ लाइन लेंगे, चलिए ठीक है। अब आपके समक्ष दो विकल्प हैं, एक जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सी राजगोपालाचार्य। समय नहीं है लाखन जी, जल्दी आंसर देना पड़ेगा आपको, एक। क्योंकि यूट्यूब पर हमारे दोस्त आपसे पहले आंसर दे रहे हैं। एक आंसर जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही लाखन जी का आंसर है। अगस्त 1946 में जो अंतरिम सरकार गठित की गई, जिसने 2 सितंबर 1946 को शपथ ली लॉर्ड वेवल की अध्यक्षता में, उसमें उपाध्यक्ष की भूमिका में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था, कार्य किया गया था। तो चलिए लाखन जी, कोई बात नहीं, आपने विकल्प लिया, 50-50 चूज किया, उसके बावजूद आपका आंसर सही है। लेकिन ध्यान रहे, अब आपके पास ये विकल्प खत्म हो चुका है और आपके पास दो प्रश्न और भी शेष हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? कौन राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल के रूप में किसी भी दल को रजिस्टर करता है, पंजीकृत करता है? विकल्प ए संसद करती है, विकल्प बी राष्ट्रपति करता है, विकल्प सी चुनाव आयोग करता है, और विकल्प डी सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय करता है। चुनाव आयोग सर, थर्ड। श्योर हैं आप इस चीज को लेकर? हाँ श्योर। ऐसा क्यों लाखन जी? कब देता है चुनाव आयोग किसी भी दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता? कब देता है चुनाव राष्ट्रीय। आयोग किसी भी दल को क्षेत्रीय दल की मान्यता? हाँ। आपने कहा चुनाव आयोग, तो जितने भी यूट्यूब पर दोस्त हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या आपने इस प्रश्न में तुक्का लगाया है, आपके पास कुछ अधिकृत जानकारी है? तुक्का लगाया सर। तुक्का लगाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका तुक्का बिल्कुल सही है लाखन जी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किसी भी दल को राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल के रूप में पंजीकृत किया जाता है। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 3 शर्तें रखी है, और इन 3 शर्तों में कोई भी दल अगर एक भी शर्त को पूर्ण करता है तो इलेक्शन कमीशन उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है। पहला, उस दल ने लोकसभा या विधानसभा के आम चुनावों में 4 राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो, और साथ के साथ उसने लोकसभा की 4 सीटों पर विजय प्राप्त की हो। अगर पहली कंडीशन पूरी नहीं करता तो दूसरी कंडीशन है कि उस दल ने लोकसभा की 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो, और जो कि कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से हो। अगर यह भी पूरी नहीं करता
तो तीसरी कंडीशन है कि उस दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो। इनमें से एक भी शर्त पूर्ण करता है तो इलेक्शन कमीशन उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान करता है। इसी तरीके से 4 शर्तें रख रखी हैं, जिसमें से एक भी शर्त पूर्ण करने पर इलेक्शन कमीशन उस दल को क्षेत्रीय दल का दर्जा प्रदान करता है। तो बिल्कुल सही आंसर है लाखन जी आपका। 2 जी सर, प्रश्न। यहाँ पे जी, लाइट चली गई यहाँ पे। लाइट चली गई, तो क्या ये उत्तर प्रदेश की कमजोरी है, उत्तर प्रदेश सरकार की, या अनफॉर्चुनेटली गई है? अनफॉर्चुनेटली गई सर। कोई बात नहीं, आपके चेहरे पर तो प्रकाश नजर आ रहा है अभी। पूछो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे। बढ़ते हैं दोस्तों लाखन जी के लिए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। विकल्प आपके समक्ष है डॉक्टर BR अंबेडकर, विकल्प आपके समक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू, विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और विकल्प है CD देशमुख। पंडित जवाहरलाल नेहरू सर। पंडित जवाहरलाल नेहरू। कैसे लाखन जी? और कोई आंसर क्यों नहीं होगा? राजेंद्र प्रसाद या BR अंबेडकर क्यों नहीं? उद्देश्य प्रस्ताव जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू सर। श्योर हैं आप? हाँ सर। तो लाखन Sure है जी, सर। ये आंसर भी आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों, संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था, और यही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान भारतीय संविधान में प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में कार्य कर रही है। तो कैसा लग रहा है लाखन जी आपको? तीनों के तीनों प्रश्न का आंसर आपने सही दिए हैं। ठीक लग रहा है सर। तो उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है उत्कर्ष से। मैं कुछ कहना चाहेंगे आप उत्कर्ष के लिए? कुछ कहना चाहेंगे आप उत्कर्ष के लिए? नहीं सर, उत्कर्ष बढ़िया सुविधा मिल रही है सर। जॉब के साथ वहीं पढ़ाई हो रही है। जॉब के साथ भी आप पढ़ाई कर पा रहे हो, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है उत्कर्ष का आपके दृष्टिकोण से। बिल्कुल सही कहा लाखन जी। बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो किसी भी कारण से कोचिंग नहीं कर पाते हैं। आज उत्कर्ष की मुहिम के कारण घर बैठे वो, चाहे वो किसी भी कोने में है, वहां बैठकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपका ये जो आपका मानना है उत्कर्ष परिवार का योगदान, वो बिल्कुल अनुकरणीय है। बढ़ते हैं दोस्तों हम